जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे पास साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे 3 दोस्त रोहित शर्मा भाई भारत से हमें जॉइन कर रहे हैं। राजा फ़हीम कियानी साहब प्रेज़िडेंट हैं तहरीक-ए-कश्मीर लंदन से यूके से सॉरी हमें जॉइन कर रहे हैं। सैयद आसिम रज़ा पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट हैं, रोज़ टीवी में अपना एक शो करते हैं, पाकिस्तान रेडियो में अपना शो करते हैं और अपनी ओपिनियन के हवाले से बड़ा जाने जाते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूँ वो है यूके पार्लियामेंट में जो वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने कश्मीर के हवाले से बहुत बातें की और बहस की और कहा कि जो भारत है उसमें जो कश्मीर में जो चीज़ें फिलहाल चल रही हैं, जो कश्मीर में ज़्यादतियाँ हो रही हैं और भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बात की है। ज़रा सबसे पहले चलते हैं राजा फ़हीम साहब के पास जो कि यूके में बैठे हुए हैं। राजा साहब वहाँ पे क्या बहस हुई, क्या बातें हुई और भारत और कश्मीर के हवाले से क्या डिस्कशन हुई? जनाब। हाँ, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। भारत गुज़िश्ता 73 साल से ये चाहता है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे मसला कश्मीर डिबेट ना हो और डाई डाउन हो जाए। और हाल ही के अंदर जब कोविड-19 की आड़ में भारत ये चाहता था कि मैं जितने मर्ज़ी निहत्थे कश्मीरियों का कत्लेआम करूँ, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करूँ, और कोविड-19 की आड़ में उसने ये सिलसिला जारी किया हुआ था। इस सूरत-ए-हाल के अंदर, पैंडेमिक की सूरत-ए-हाल के अंदर, जब पूरी दुनिया के अंदर जो एक लॉकडाउन है वहाँ पर, और ख़ुसूसन बरतानिया के अंदर कोविड-19 की वजह से बरतानिया को मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो इन हालात के अंदर ब्रिटेन के बरतानी पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट होना कश्मीर पर, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और इस डिबेट ने भारत के ज़लालत को एक्सपोज़ किया है कि भारत जिस तरह वहाँ पर निहत्थे कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा था, सारा ओवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ लुटन से उसने इस मोशन को टेबल किया, फिर डिबेट हुआ। और उसने जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स कहे, उसने कहा कि एक लॉकडाउन तो बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर भी मौजूद है। इस लॉकडाउन में आपको नेटफ्लिक्स के तक एक्सेस है, फेसबुक तक एक्सेस है, लेकिन एक लॉकडाउन 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीरियों पर इम्पोज किया हुआ था, आर्टिकल 370 और 35 ए को अब्रोगेट करने के बाद। उस लॉकडाउन की वजह से तमाम पूरी कश्मीरी नेशन पूरी दुनिया से कट गई थी और उनका कोई राब्ता नहीं था। फिर वहाँ पर कत्लेआम किया गया, वहाँ पर एक जेनोसाइड टेक प्लेस हो रहा है। फिर उसके बाद उसने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि कश्मीरी होना ज़रूरी नहीं है कि आप कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल को सपोर्ट करें, इसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। तो सारा ओवन के बाद जो जॉन स्पेलर ने बड़ा खूबसूरत जुमला ये कहा कि यकीनन इंडिया एक बड़ा कंट्री है, यकीनन इंडिया की एक शानदार हिस्ट्री भी मौजूद है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि बड़ा कंट्री होना और बड़ा मर्जिंग इकोनॉमी होना, उसको ये खुली छुट्टी दी जाए कि वो कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढाए, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे, और ये भी वो समझे कि दुनिया उसको अकाउंटेबल इस चीज़ के लिए ना करे। तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ। और नाज शाह एमपी ने तो बुरे तरीके से जो इंडिया का जो ब्रूटल फेस है उसको एक्सपोज किया। उसने कहा कि जो नॉन कश्मीरी हैं जो इंडिया भर से लाए जा रहे हैं और वहाँ पर बात किए जा रहे हैं ताकि डेमोग्राफी कश्मीर की चेंज की जाए, जो आबादी का तनासब तक किया जाए, और इससे जो एथनिक क्लींजिंग का जो कश्मीरियों का जो रास्ता हमवार किया जा रहा है, इस पे मैं समझती हूँ कि जो दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को जो एक्सेस नहीं दी जा रही, इससे मतलब ये है कि इंडिया वहाँ पर कश्मीर में जेनोसाइड कर, अगर जेनोसाइड कमिट नहीं कर रहा तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को जाने की वहाँ इजाजत दे। फिर उसने बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा कि इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं, बैनुल-अक़वामी जो कुव्वतें हैं, जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं, वो प्रोटेस्ट ना करें। प्रोटेस्ट करने के लिए अवाम-उन-नास यूरोप और बरतानिया की स्ट्रीटों पर मौजूद है, वो करेंगी। अब एक्शन की ज़रूरत है, और एक्शन करें, और जो जेनोसाइड जो टेक प्लेस हो रहा है कश्मीरियों के खिलाफ, उसको रोका जाए। फिर उसने बरतानिया गवर्नमेंट को स्ट्रेट वे कहा कि आपने हाफ बिलियन वर्थ के आर्म्स इंडिया को आपने सेल किए हैं, क्या आप कश्मीरियों के कत्ल में अपने आप को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? ये बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो इंडिया को के जो को सेल करना बंद करे, और ताकि उसके लिए कैसे बिल्ड किया जाए। तो उसका जेम्स डैली जो एमपी है, बड़ा वोकल एमपी है, वो लॉयर भी है। उसने कहा मैं लॉयर हूँ, मैं वकील हूँ, और मेरे पास ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जो इंडिया जो कमिट कर रहा है उसकी एक लॉन्ग लिस्ट है,
लेकिन मैं आपको एक मुख्तसर, उसने कहा कि मैं एक सिरा आपको बता देना चाहता हूँ कि वक्त की कमी है। उसने कहा कि मेरे पास 4-5 मिनट है, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं पूरी आपको प्रेजेंटेशन देता। उसने कहा ये कौन सा कानून है कि वहाँ के नेता कश्मीरियों को आप गिरफ्तार करते हैं और 15-15 साल आप विदाउट ट्रायल उनको जेलों में रखते हैं। ये मैं एज ए लॉयर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं है? पॉल ब्रिस्टो जो एमपी है पीटरबरो का, उसने कहा है कि याद रखें कि ये इंडिया ये कह रहा है जी कि ये हमारा इंटरनल मसला है जी, इंडिया ये कह रहा है जी कि इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसको वो उसका तल्लक यूके से है, क्योंकि एक बड़ी कश्मीरी डायस्पोरा जो बड़ी तादाद में बरतानिया में रहता है, उसके वहाँ पर रिलेटिव्स मौजूद हैं, उसके उनके जो वहाँ पर रिश्तेदार मौजूद हैं और वो इस कन्फ्लिक्ट से मुतासर हो रहे हैं। और उसने ये भी बड़ा खूबसूरत कहा चीमा साहब के, उसने कहा कि ये डिटेंशन की जा रही हैं, ये जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, ये जो लॉकडाउन है, ये तो महज़ब दुनिया का तो मैं हम कभी नहीं दे सकते। 21वीं सदी में हम रह रहे हो, इस किस्म का लॉकडाउन उसने भारत ने इम्पोज किया। और सारा ब्रेडक्लिफ जो कंजर्वेटिव पार्टी की एमपी है, और उसने भी बड़ी खूबसूरत तरीके से कहा कि मैं आज भी वो मनाजर मेरे जहन में मौजूद हैं कि जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल का विजिट किया तो वहाँ पे जो इंडिया के जुल्म सितम से जो महाजरीन आज़ाद कश्मीर में आए थे उनकी मैं सूरत हाल देखी तो औरतें मेरे और वहाँ के बच्चे मेरे बाजू पकड़ रहे थे कि वो अपनी स्टोरी बताना चाहते थे। कहते हैं आज भी वो मनाजर मेरे नजदीक मौजूद है, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती अल्फाज में, लेकिन 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। इस तरीके का जुल्म सितम इंडिया वहां पर डार है। और ये कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है जो कि ये बायलैटरल इशू नहीं है, तो इंसानी हकूक कभी भी बायलैटरल नहीं होते, इंसानी हकूक हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। और यूनिवर्सल इंटरनेशनल पावर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस पे एक्शन लिया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकाउंट जो फ्रीज किए गए उस पर बात हुई है। मैं समझता हूँ कि भारत को रिश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए, मेरी उसकी इलीगल ऑक्यूपेशन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है जो कि जाहिर बात है भारत के खिलाफ है। और जो इम्पोर्टेंट भारत की जो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी थी वो यही है कि पूरी दुनिया के जो लेजिस्लेटर हैं और जो हुकूमतें हैं उनको दबाया जाए कि वो कश्मीर पे बात ना करें। रोहित शर्मा साहब, मैं आपके पास आता हूं, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे भारत की फॉरेन पॉलिसी तो नाकाम हुई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है जो आखिर में मैंने नोट किया, उन्होंने कहा जी कि ह्यूमन राइट्स हैं वो बायलैटरल नहीं होते, वो यूनिवर्सल होते हैं। तो भारत में इस तरह की जो स्पीचेस हुई हैं उसको कैसे मीडिया ने रिसीव किया है, और आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि क्या कश्मीर वाकई अब दोबारा फिर एक ग्लोबल इशू बनता जा रहा है? जी देखिए, बात कुछ ऐसी है कि राजा साहब ने लंदन से जितनी बड़ी तकरीर पार्लियामेंट में हुई थी उससे बड़ी तकरीर यहां दे दी। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। राजा साहब, बात कुछ ऐसी है, और बाकी मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी एक चीज समझिए कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 2 MP, 3 MP, 4 MP, 5, 6, 10, 20, 40, 100 ले लूं, ये एमपीज ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं जिसपे ब्रिटेन की गवर्नमेंट कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। उसे आप अचीवमेंट मानना चाहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप मानिए, कौन मना कर रहा है आपको। जहां तक बात यह है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कुछ बोला हो, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ बोला है। इंडियन गवर्नमेंट ने यह बोला कि जो कुछ उस डिस्कशन में बोला गया, जेनोसाइड, वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सारा का सारा एक कंट्री के नैरेटिव पे चला, हमसे आपने बात ही नहीं की। आप हमसे बातें करते, हम आपको असलियत बताते, तब आप डिस्कशन करते। आप एक कंट्री से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपने कर लिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी देख लेते, हमारे डॉक्यूमेंट्स तो नेट पे पड़े हैं, तो नहीं देखे। तो हम भी ये असर्शंस एक कंट्री के नैरेटिव पे आपने कर लिए हैं डिस्कशन, तो आप करते रहिए। वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड मैंने आपको बताया। अब जहां तक बात यह है कि भाई ये इंटरनेशनलाइज हो रहा है इशू, तो पिछले साल में 2 बार, एक जनवरी में और 1 अगस्त में, 2 बार चाइना और पाकिस्तान दोनों के दोनों इस इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेके गए, कुछ नहीं हुआ, डिस्कशन से ही मना कर दिया गया। जनवरी में डिस्कशन उन्होंने क्लोज डोर किया, बाहर आके कोई रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। और दूसरे टाइम अगस्त में जब ये आर्टिकल 370 हटाने की एनिवर्सरी थी, डिस्कशन की बात की गई, उसे किसने ब्लॉक किया? उसे यूएसए ने ब्लॉक किया, यूके ने, जिस यूके की आप बात कर रहे हैं, कसमें खा रहे हैं, उस यूके ने ब्लॉक किया, फ्रांस ने ब्लॉक किया, बेल्जियम ने ब्लॉक किया।
तो इन सब इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें आपके साथ है, ओआईसी आपके साथ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, आपने इतनी कोशिश की, आपके रिलेशंस खराब हो गए सऊदी अरेबिया से, एक नई ओआईसी तैयार करने की कोशिश की तो सऊदी अरेबिया ने बता दिया कि भाई साहब आप अपनी हैसियत में रहिए, आप बहुत बड़े राजा नहीं हैं, राइट। तो पाकिस्तान ये कोशिश हर जगह फेल होने के बाद अगर एक ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आपका डिस्कशन हो गया तो खुश हो रहे हैं, खुश होना भी चाहिए, हर जगह फेल होने के बाद अगर एक जगह किसी ने डिस्कशन कर लिया, इट्स फाइन। जहां तक बात है कत्लेआम बोला गया और निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम, भाई ये चीज निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में रिजल्ट्स आए, लोग जीते, कैंपेनिंग हुई, और एक चीज ऑन रिकॉर्ड ये बहुत अच्छा हुआ कि फाइनल डे महबूबा मुफ्ती को डिटेन कर लिया गया, फाइनल डे, ये रिकॉर्ड्स पे आ गया कि पूरे टाइम महबूबा मुफ्ती कैंपेन कर रही थी, और ये आप देखिए रिकॉर्ड्स में है, ये आप प्रेस रिपोर्ट्स में देखेंगे, एफआईआर है उसकी, सब कुछ है, उस दिन डिटेन की गई। तो इसका मतलब वो पहले बाकी टाइम वो कैंपेन कर रही थी, एक लेडी कैंपेन कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन कर रही हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, और आपको फिर भी ये लग रहा है कि कत्लेआम हो रहा है, तो भाई फिर मैं कि उसके बाद अब इसके बाद तो कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता ना। क्या सूरत हाल है कश्मीर में, आपने बोला कर्फ्यू लगा रखा है, यार 1.5 लाख से ऊपर कोरोना केस आ गए, कर्फ्यू में कैसे होते हैं? अच्छा आपने इतना कुछ बोला, क्या आप वहां पे कश्मीर के, आप तहरीक कश्मीर के मेंबर हैं, आपको कश्मीर की चिंता होगी ना, कभी आपने इस चीज पे बोला कि पाकिस्तान ने 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन बिना प्लेबिसाइड के, बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, बिना किसी इंटरनेशनल लॉ के चाइना को गिफ्ट कर दी? वो कश्मीर की जमीन थी, पाकिस्तान की नहीं थी। कभी आप गए तो आप कैसे अपने आप को कश्मीरी बोल सकते हैं? आपकी जमीन गिफ्ट हो गई, इंडिया ने तो नहीं की। आप क्या गिफ्ट होने के लिए हैं? आप गिफ्ट पैक पे पैक करके आपको दिया जा सकता है? आप कहां से क्या बोलते हैं पता नहीं। आप लोग कश्मीरी की एक्चुअल वॉइस ही अमेरिका में या ब्रिटेन में नहीं है, ये पाकिस्तानी बैग्ड लोग हैं। सो अब इस पे ज्यादा मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं भाई। एक आदमी, एक कश्मीरी, आप लोगों को जाना चाहिए था यूएन में कि हमारी जमीन कैसे दे दी, कौन है ये, कल आपका घर दे दिया तो ये तो आपने किया नहीं। इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूं भाई। चीमा साहब आप आगे देखिए, असलियत मैंने आपको बता दी। मैं बता देता हूँ, छोटा सा बस बात बताऊं, ना आपने एथनिक क्लींजिंग का जवाब दिया है, ना आपने यूएन फैक्ट फाइंडिंग को नहीं आने दे रहे, भारत नहीं आने दे रहा, उसका जवाब नहीं दिया। सुन लीजिएगा, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, मैं आसिम रजा साहब के पास जाऊंगा। आसिम साहब, मैं ये चीजें आपके पास लेके जा रहा हूँ, जो बातें राजा साहब बातें कर रहे हैं कि भाई, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने बातें की, और इनका कहना है अपना रोहित शर्मा भाई का कि जी क्या हुआ, यूके वालों को कहा कि भाई आपने तो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स देख लिए, हमारे तो डॉक्यूमेंट देखे नहीं है, तो भारत तो कुछ दिखाते ही नहीं है, ना यूएन ऑब्जर्वर को जाने देता है, ना जो है वो जो आर्म सेल हुई है उसके ऊपर भी बड़ी बड़ी बात है, शर्म वाली बात है कि उन्हीं गन से कश्मीरियों को मारा जाता है। सो हाउ डू यू टेक दिस, आसिम नजर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दोनों हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, रोहित शर्मा साहब और राजा साहब, दोनों की गुफ्तगू सुनी है। मैं जो टेक यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि एक मकौला है ना जिसके बारे में बहुत मशहूर है कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम वाली बात है। ये भारत का इस वक्त जो एक सिलसिला है वो यही नजर आ रहा है कि मोदी, खासतौर पे बीजेपी का मोदी जो फेस है वो मोदी फेस भारत का नहीं है। ये तो जो भारत के आपके अपने इस वक्त अखबारात हैं वो लिख रहे हैं, आपके अपने अखबारात ने लिख दिया कि जिस तरह बीजेपी पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल कर रही है। अब मैं बात करता हूं, जब ये आपने 5 अगस्त का आपने 370 और 35A को खत्म किया, उसके बाद वो जो कुछ आपके साथ हुआ कि पूरी दुनिया में पहली मर्तबा पूरी दुनिया का मीडिया, अल जजीरा से लेके बीबीसी से लेके CNN से लेके किसी भी AFP की बात कर लें आप, वॉचडॉग जितने भी आपके एनजीओज हैं या इदारे हैं उनको देख लें आप, खासतौर पर जेनोसाइड वॉच की बात करें, ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करें, गर्ज है कि सारा मीडिया चीख पड़ा पूरी दुनिया का पहली मर्तबा। अगर आप समझते हैं रोहित साहब कि ये आपका इंटरनेशनलाइज नहीं है, ये आपका इंटरनल मैटर है, वो तो खत्म हो चुकी बात, क्योंकि आपने खुद कहा कि जी 3 मर्तबा इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन कैमरा सेशन हुआ, कंसल्टेटिव सेशन हुआ, और उसके ऊपर 3 दफा बात होने का मकसद ये है कि वो बैक बर्नर में नहीं रहा,
जो पहले मोदी साहब का या जो भी आपकी गवर्नमेंट्स का सिलसिला था, जो कि EU डिसइंफो लैब के बाद बेनकाब हो चुका है, कि वो जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, जो मकूला इस्तेमाल किया कि बगल में छुरी घूमे राम राम। अब जहां पे आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की बात, जो एक्सेशन ऑफ जो आपका सर्टिफिकेट है टूल की बात करते हैं, वो इस वक्त आपको खुद ही नेगेट करता है आपके आइन के साथ, और वो एग्जिस्ट उस तरह करता ही नहीं है जिस तरह जबरदस्ती एक डोगरा राज से जो लेके आप लोग नेट पे दिखाते फिरते हैं, फिर उसी टूल ऑफ एक्सेशन को आप लोग नेगेट कर रहे हैं जब आप 370 और 35 से आर्टिकल को आप लोग इन्वोक करते हैं वहां से, और उसके बाद वहां पे लॉकडाउन लगाते हैं। 4 महीने का मोदी सरकार ने कहा था कि जी कंट्रोल हो जाएगा सारा, दुनिया को कह रहे हैं कि जी सब कुछ ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को, मेंबरान को ले जाके एक झूठी जगह पे एक फेक ड्रामा दिखा के, बॉलीवुड की फिल्में आप लोग बहुत बड़ी अच्छी बनाते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की हो, चाहे वो आप वहां पे विजिट करवाने जाते हो, बाद में वो माजरत करते हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में बात हो रही है भाई, आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात हो रही है, वहां पे एमपीज की आपने बात की है, वहां पे एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है कश्मीरियों का, आप कैसे उनको भूल सकते हैं। मोदी जब पहुंचे थे आपके अमेरिका में, जब आपने वहां पर एक हाउडी मोदी वाली कैंपेन देखी थी, तो उससे बाहर जो एक जमे गफीर था, लोगों का प्रोटेस्ट करे थे, जिसमें सिख भी थे, पारसी भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, दलित्स भी थे, पाकिस्तानी भी थे, कश्मीरी भी थे, सब ने वहां पे प्रोटेस्ट किया। भाई कब तक कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहोगे आप और उन डॉक्यूमेंट्स को झूठा प्रोपेगेंडा दिखाते रहोगे। EU डिसइंफो लैब ने आप लोगों का 15 साल का किरदार दिखा दिया कि दुनिया के साथ आप लोगों ने क्या खेल खेला और किस तरह झूठ बोलते रहे। आप गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, आप अमेरिकन गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, इनके अंदर तो आप लोगों का बायलैटरल इंटरेस्ट मौजूद है। इस वक्त तो आप लोगों का एक ट्राइका इसराइल, अमेरिका और भारत का मौजूद है। आप लोगों का टारगेट चाइना और पाकिस्तान है। आप लोग मिलकर सारा खेल खेलते हैं, और इस वक्त आपको इसराइल की तरह इस एशिया के अंदर बिठा के चौधरी बनाने की एक हेजमोनिक अप्रोच की तरह कोशिश की जा रही है कि जिसमें पाकिस्तान और चाइना को कंटेन किया जाए, जो कि अब आपके हाथ से बात निकल चुकी है। आप लोग आइसोलेट हो चुके हैं। नेपाल आपके खिलाफ बोल पड़ा, जो कि ओनली हिंदू स्टेट है, ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड रजिस्टर्ड की मैं बात कर रहा हूं। यू आर नॉट हिंदू स्टेट, जो उसको बनाने की कोशिश हिंदुत्व के इसमें थ्योरी पे की जा रही है। फिर आपसे श्रीलंका आउट है, आपसे बांग्लादेश आउट है, नेपाल आपसे आउट हो गया। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके आप लोग वावेला मचा रहे हैं कि जैसे अमरीकी फौजी गए तो आप लोगों को तो छत भी नहीं नसीब होनी, वहां से भागना पड़ेगा आपको। तो इस वक्त जो खेल आपके साथ हो गया हुआ है ना, इसको जरा गौर से सोचे कि आप इस खत्ते क्या दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेटेड हो गए। आपके साथ अमेरिका अगर बेसिस लेके, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले कहा था कि अफगानिस्तान के बाद दूसरा जो निशाना होगा वो अमेरिका का भारत है, और भारत उस ट्रैप में आ चुका। अगर आप पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ था उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपके साथ भी वही होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका उड़ के आपके पास बार बार नहीं आएगा, या इसराइल बार बार नहीं आएगा। अब पुलवामा जैसे अटैक, बालाकोट स्ट्राइक के लिए बार बार इसराइल नहीं पहुंचेगा आपके लिए, लेकिन उसका जवाब देने के लिए सब कुछ मौजूद है। कश्मीरियों की आवाज दब नहीं सकती। पाकिस्तान बैक, पाकिस्तान बैक, ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है मेरे भाई। आप बताएं मुझे, जेनोसाइड जो किया जा रहा है वहां पे, जो रिपोर्ट्स ह्यूमन राइट्स की यूनाइटेड नेशन की हैं, क्या उसको आप निगेट करते हैं? 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उसके बाद अब जो हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट आप ऑब्जर्वर्स को जाने देना, क्यों? ये यूरोपीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिमांड की गई है कि आप बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को वहां पे भेजें, इंसानी हकूक की तंजीमों को भेजें। अभी तो डाटा आपके पास पहुंचेगा, दुनिया के सामने हकाइक आएंगे और भारत का असल चेहरा बेनकाब होगा। आपके अपने मुल्क के अंदर आपकी अपनी फौज लगी हुई है। मिजोरम के अंदर आप देख लें, आप सतीशगढ़ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 7 जो आपकी स्टेट्स हैं, जो गुलवान में आप लोगों के साथ चाइना ने किया, आप लोगों ने ची भी नहीं की। मतलब ची का इसलिए इस्तेमाल करूं कि आवाज तक नहीं आई आप लोगों की तरफ से। आप बात कर रहे हैं कि चाइना को जो एरिया दे दिया वो सीपैक इस खित्ते की तरक्की के लिए है। बैक एंड में मैं आपको आज कह रहा हूं, आप मेरी बात लिख लीजिएगा रोहित साहब, कि कल को आप ही की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी और वो कहेगी कि हमें भी इसका हिस्सा बनाए, जैसे अफगानिस्तान और ईरान इस वक्त शामिल हुए। ईरान से आप अलग हो चुके हैं, चाबहार का ख्वाब आप लोगों का चकनाचूर हो चुका है। तो अब कहां कहां पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से ये फरेब, जो फरेब नजर आपने बनाया हुआ था, वो डिसइल्यूजन खत्म होते जा रहे हैं। अब आप बात करते हैं फ्रांस की, आप P5 कंट्रीज की बात करते हैं, चाइना अगर वहां पे मौजूद है, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बात करते हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आपको वो नहीं मिल सकेगी और आप लोगों के ऊपर बैन लगेगा। और ये मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो गवर्नमेंट आई है अमेरिका के अंदर, उसके उनके ख्यालात क्या है जो बाइडेन के, मोदी के बारे में, उसको भी जरा पढ़ लीजिए वो क्या कहते हैं। मैं दोबारा आता हूँ आसिम भाई। राजा फहीम साहब, इससे पहले कि मैं शर्मा साहब के रोहित भाई के पास जाऊं, रोहित भाई ने एक बात की है, उन्होंने कहा है जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ नहीं हुआ, OIC कुछ नहीं कर सकी,
ये यूके भी कुछ नहीं कर सकेगा। हम इसी तरह इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां भी होती रहेंगी। हम इलेक्शन से एक दिन पहले क्या जो भी है, हम महबूबा मुफ्ती को जेलों में भी डालते रहेंगे और हम जो मर्जी करें, हमें कोई नहीं पूछ सकता। हम इस वक्त वहां पे अंदाता है। आप राजा साहब क्या समझते हैं? आप यूके में बैठे हुए हैं और तहरीके कश्मीर को आप लीड कर रहे हैं यूके में बैठ के, और कश्मीरियों की आवाज इस वक्त बरतानवी जो इक़्तिदार के ऐवान है वहां तक आप पहुंचाते हैं और ग्लोबल ऑडियंस तक आप पहुंचाते हैं। आप समझते हैं कि जो रोहित साहब कह रहे हैं ये इसी तरह बात खत्म हो जाएगी कश्मीर की? बहुत शुक्रिया चीमा साहब। इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? पूछ लें। हाँ, तो आप इसका भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने आपकी 10,900 किलोमीटर जमीन आपसे लोगों से पूछे बिना पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? इसका भी जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, रोहित साहब देखें, आप एक नामवर साफी हैं वहां पर इंडिया पे, लेकिन आपकी जो ट्यून जो है उसे फिरौनियत जो ना नजर आ रही है कि हम नहीं मानते बरतानिया को, हम ये डिबेट्स नहीं मानते। जब इस लेवल के ऊपर बंदा सोचना शुरू कर दे, देखें दो किस्म की चीजें हम जो हैं, जितने भी लोग हम चाहते हैं कि इसका पीसफुल रेजोल्यूशन हो, डायलॉग्स के जरिए एक सिविल सोसाइटी इंडिया को कायल किया जाए कि इस मसला ये हल तलब है, और ताकि ये मसला हल करने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहाल हों, इकोनॉमिकली वो ग्रो करें। लेकिन एक जो नैरेटिव कश्मीर के अंदर मौजूद है वो कहता है कि 73 साल हो गए आप इस नैरेटिव के साथ आगे चल रहे हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन, डायलॉग, कॉन्फ्रेंसेस, लोगों को जागर करना। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो वो नैरेटिव तो आज आपकी ट्यून से मुझे वो उसके अंदर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि इसका एक ही हाल है कि आर्म स्ट्रगल की जाए, इन्होंने यहाँ से कश्मीर छोड़ना नहीं है। और उन्होंने आर्म स्ट्रगल की भी 89 से लेके, आपने देखा कि आर्म स्ट्रगल ये हुई है और एक बड़े लेवल के ऊपर वहां और कश्मीर के जो बड़े बड़े जनरल से उन्होंने स्टेटमेंट दी कि कश्मीर, वी हैव लॉस्ट कश्मीर। लेकिन क्या हुआ कि जितना जितना हम पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़े, जब आर्म स्ट्रगल थी तो उस वक्त आपके इंडिया में टॉयलेट्स नहीं बन सकी। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन इससे तो शायद हमें कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन कम से कम आपके मोदी जी ने वहां पर तो 1-2 लाख टॉयलेट्स बना तो दिए लोगों को, ताकि वहां पर लोग टॉयलेट्स तो यूज कर सकें। लेकिन ये चीज नहीं है कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करें और आगे आप फिरौनियत की बात करें, आगे से आप कहें जी हम क्या इन डिबेट्स को क्या मानते हैं। तो ये देखें, जब फाशिज्म इस लेवल पे बढ़ जाए, जो हिटलर नुमा जो फाशिज्म जो हमें देखते हैं मोदी की सूरत में, तो मैं समझता हूँ कि जो नैरेटिव मकबूजा कश्मीर में जो हमारे नौजवान वो लेके चल रहे हैं कि इसका एक ही हाल है कि आर्म स्ट्रगल, तो फिर भी हम उनको कहते हैं कि आज हमारे नौजवानों के हाथों में कलम होना चाहिए, इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। हमारा एक ही रास्ता है कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है उसके तहत और एक बड़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और ये जो चीजें आपके सामने आप कह रहे हैं कि ओआईसी कुछ नहीं कर सकी, यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर सका, तो मैं समझता हूँ कि जब कौमें फाशिज्म के इस लेवल पर पहुंच जाएं तो हमने देखा फिर वो तबाही के रास्ते पे जाती है। और इंडिया जिस तरह जिस टोन में आप जर्नलिस्ट थे, आप मैं समझता था कि आप एक बैलेंस तजिया करते हैं कि वाकई इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, वाकई हमें फैक्ट फाइंडिंग मिशन को एक्सेस देनी चाहिए, और जो भी यूनाइटेड नेशन जो सिग्नेटरीज है जिन रेजोल्यूशन का, इंडिया उसको ऑनर करना चाहिए। और उसको माजी में हमने देखा है कि जो इस इंडिया की जो क़यादत ने इन रेजोल्यूशन को ऑनर करने की बात भी की है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिस तरह सैयद साहब ने कहा है कि अब जो इंडिया के अंदर एक माइंडसेट आ चुका है कि ग्रेटर हिंदुस्तान का, अखंड भारत का या हिंदुत्व का जो कंसेप्ट है वो यकीनन बड़ा खतरनाक है, और ना कि वो विद इन इंडिया के लिए भी खतरनाक साबित होगा बल्कि पूरी इस रीजन के लिए भी खतरनाक साबित होगा। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर जो सिविल सोसाइटी है इंडिया की, उसको उजागर उसको उठना पड़ेगा, उसको अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। ये याद रखें कि पाकिस्तान किसी सूरत में कश्मीर पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अगर जो भी हल जो कश्मीरी, और ये इंडिया ने इंडोर्स किया हुआ है जो भी, और देखें नेहरू आप ही का तो लीडर था जिसने श्रीनगर में कहा था कि मैं फोर्स मैरिज पे बिलीव नहीं करता, और इस मसला कश्मीर का वही हल होगा जो हाल कश्मीरी चाहेंगे। और जहां तक आप इलेक्शन की बात करते हैं, 1987 के अंदर इलेक्शन जो रिग किए थे, असेंबली में उनके वजीर आजम ने ऐलान किया था, साथ साथ नेहरू की आप बात करें, उन्होंने असेंबली के अंदर 2 मरतबा ऐलान किया था, असेंबली के अंदर भी वो ऐलान किया था। देखिए जी, आप जिस बीजेपी की बात करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है वहां पर, हिंदू पॉपुलेशन 2.5 जो ना मिलियन होगी,
तो आप देखें ना 8 मिलियन जो मुस्लिम कश्मीर वैली के अंदर हैं, 3 मिलियन जो प्लस जो है जम्मू के अंदर मौजूद हैं, इसी तरह लद्दाख के अंदर 5 मिलियन। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारे अगर 100% वोट भी डाले तो फिर भी इनकी परसेंटेज 10-15% से ज्यादा नहीं बनती। इलेक्शंस तो वहां तो इलेक्शंस होते नहीं है, वो तो एक सिलेक्शन होती है। हम तो वहां की जो हुर्रियत की आदत है वो इन इलेक्शंस को तस्लीम ही नहीं करती। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आने दें। देखें प्लेबिसाइड तो एक हमारे लिए एक नेक्स्ट स्टेप है, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। आप सिर्फ आप फैक्ट फाइंडिंग मिशन तो भेज को एक्सेस तो दे, आप फैक्ट फाइंडिंग मिशन को। आपकी ये हालत है कि राहुल गांधी आपका अपोजिशन लीडर था, आपने उसको एक्सेस नहीं दी मकबूजा कश्मीर के अंदर। ये सिचुएशन है, इस तरीके का फाशिज्म, इस तरीके की सोच को कश्मीरी फेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन हालात के अंदर जो सिविल सोसाइटी अगर इंडिया की ना उठी और उन्होंने इस इशू को एड्रेस ना किया तो सिर्फ एक कश्मीर नहीं, कई कश्मीर इंडिया में बनने जा रहे हैं, कई रियासत इंडिया मेरा एक सवाल राजा साहब, मैंने एक सवाल भी करना है रोहित शर्मा साहब से। मुझे ये बताइए, आप बार बार पूछ रहे हैं कि जी कश्मीर का एक हिस्सा दे दिया, चाइना को गिफ्ट कर दिया गया, तो जो चाइना ने आपके साथ किया, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। गुलवान में जो 100 किलोमीटर से ज्यादा आपके पास जो एरिया था, उसके साथ क्या हुआ? आपकी तो आवाज भी नहीं निकली, उस पर आप क्यों खामोश हो गए हैं? आपके तो बगैर गोली चले, आपके तो सैकड़ों सिपाहियों को दरिया बुर्द कर दिया गया, उसके बाद आपने एक दफा आवाज भी नहीं निकाली। वो क्या हुआ, उसका भी तो जवाब दीजिए ना। अच्छा, ये अगर राजा साहब अपनी बात पूरी कर चुके हों तो फिर मैं बात करूंगा। राजा साहब अपना पूरा खत्म कर ले। और मेरे सवाल का अपना अभी तक जवाब नहीं दिया कि वो आपने वो जो पाकिस्तान ने गिफ्ट दिया था। पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है। पाकिस्तान कहता है कि सारी रियासत में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो ना हक दरादी तो प्लेबिसाइड होना चाहिए, लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए। ये इससे कोई दो राय नहीं। अगर कोई गिफ्ट भी किया है तो उससे वो इनकारी नहीं है कि इस हिस्से में कोई देखें, जो असली चीज है वो जो जहां पर आबादकारी है वो ज्यादा मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग हैं, जहां पर रेजिस्टेंस वहां मौजूद है। बाकी जितने भी दीगर पाकिस्तान के या बाकी भी जितने पार्ट्स हैं कश्मीर के, उनमें तो आज भी ओपन है कि आज यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस का अमला है, वहां पर रजिस्ट्रेशन, वहां पर प्लेबिसाइड कराए, तो उससे तो कोई इनकारी नहीं। अगर इनकारी है तो डिनाइल मोड है इंडिया। ये असली मसला है। मसला कश्मीर के अंदर कोई रुकावट है उसके हाल में, वो इंडिया का डिनाइल मोड है। बाकी ये पाकिस्तान ने ये साथ चाइना को दे दिया, इससे तो मसला कश्मीर में फर्क नहीं पड़ता। मसला कश्मीर में जो असली जो फर्क पड़ रहा है उसके जो रेजोल्यूशन में, उसके जो हल में, वो इंडिया का डिनाइल मोड है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन उसको तस्लीम ना करना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना करना। जी रोहित भाई, इसमें जरा काइंडली बता दीजिएगा, जो आसिम साहब ने भी कहा है तो ये बताएं कि ठीक है, मोदी जी का बहुत प्रेशर है, ठीक है, आरएसएस का बहुत प्रेशर है, ठीक है, आपकी 75 साल की एक स्ट्रगल कह लें, लेकिन थोड़ा दिल भी तो होता है यार। ये कौन से लोग हैं जिनके साथ 75 साल से हम दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे हमने आपका हिस्सा बनना है। ये कभी कोई इखलाकियात नहीं उभरी अंदर? चलिए, मेरे पास पॉइंट्स बहुत सारे आ गए हैं, इसलिए मैं एक एक करके सबका जवाब देता जाता हूं। पहली चीज इन्होंने बोला कि हम नहीं मानते यूके पार्लियामेंट की डिबेट को। तो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम यूके की पार्लियामेंट में जो डिबेट होगी उसको मानेंगे, या यूएन ने बोल रखा है हमसे कि भाई यूके की पार्लियामेंट में या नाइजीरिया की पार्लियामेंट में या वो स्वाजीलैंड की पार्लियामेंट में जो डिबेट होगी उसको अब मानना पड़ेगा, या यूके ने अपनी पार्लियामेंट, उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, वो तो कहते हैं हम कभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रखें। तो उनका अपना कोई लॉ हो जिसपे वो बोलते हो कि भाई नहीं, हम जो डिस्कशन करेंगे उसको इंडिया मानेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वी आर नॉट बाउंड अपॉन देम। वो कोई होंगे, हमारे पिछली बार जब इनके क्वीन की विजिट हुई थी तो हमारे एक मिनिस्टर ने बोला था यूके इज अ थर्ड रेट पावर, उस पर हमारे उनसे रिलेशंस भी बिगड़े थे। वो है थर्ड रेट पावर तो है ना, हम क्या करें, आपने अपनी पावर को बर्बाद किया, हमने नहीं किया ना। अगर आप हैं थर्ड रेट पावर, आपको किस्मत से आप यूएन के मेंबर हैं, यूएन के परमानेंट मेंबर है। क्यों? क्योंकि आप 70 एक तो हिटलर आपके पास तक नहीं पहुंच पाया, आप बीच में रास्ते में सी पड़ रहा था, वरना तो उसने पूरा यूरोप जीत ही लिया था। आप डिफीटेड पावर में काउंट होते अगर एक कोई लैंड रूट होता हिटलर के लिए। अच्छा चलो, आप जीत गए, आप किस्मत से जीते, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर जीती, आप तो हार ही रहे थे। उसके बाद भी आप और फ्रांस तो और भी किस्मत वाला था,
जो पूरा हारने के बाद वो विनर माना जाता है, ठीक है। तो आप तो हारे हुए थे, सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन दो ने जीती थी सेकंड वर्ल्ड वॉर। आप तो मतलब जिसे बोलते हैं ना दहेज में आए थे वहां पे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने, ठीक है। अब जहां तक बात यह है कि वी आर नॉट बाउंड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि उनकी पार्लियामेंट में क्या डिस्कस होता है। अब बात करते हैं आर्म स्ट्रगल की। भाई आर्म स्ट्रगल चल रहा है, तो आपके यहां बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, उसको आप आर्म स्ट्रगल बोलेंगे? क्या आप उसको फ्रीडम फाइटर बोलेंगे? बलूची लेडी को मार दिया गया वहां पे, क्या बोलते हैं उसे, वो कनाडा में मैडम करीमा बलूच है ना, वो मर्डर हुआ। अच्छा ठीक है, चलिए करीमा बलूच से बाहर आते हैं। बलूचिस्तान में जो आपके सैनिक डेली आपके डेली आपकी आर्म फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, क्या आप उसको स्ट्रगल बोलेंगे, आर्म स्ट्रगल बोलेंगे? क्या आप यही जो लैंग्वेज आपने कश्मीर के लिए यूज की वो बलूचिस्तान के लिए यूज करेंगे? नहीं नहीं। थोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, आलमिया है ना। आपके अपने यहाँ जो हो रहा है वो तो वो टेररिस्ट हैं, वो इंडिया बैक टेररिस्ट हैं। यूनाइटेड नेशन भी आपको राइट देता है कि फॉरेन फोर्सेस के खिलाफ आप अपनी जमीन की आजादी के लिए आप लड़ सकते हैं, सही है। हाँ तो बलूचिस्तान पे ये सेंटेंस बोलिए ना, बलूचिस्तान ये सेंटेंस बलूचिस्तान पे बोलिए ना। तो बकायदा पाकिस्तान का हिस्सा है भाई। आप नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट राजा साहब और आसिम साहब, रोहित भाई को बात कंप्लीट करने दें। राजा साहब इनको कंप्लीट करने दें। मैं आसिम साहब आपके पास अगला साल ये सवाल बलूचिस्तान और कश्मीर के लेके जा रहा हूँ कि इनको किस तरह की गलती है। जी बोले आप रोहित साहब। हाँ, अब बलूचिस्तान के लिए बोला, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। मैं सईद साहब की बात थोड़ी सी एक जवाब देते हुए निकलता हूं, फिर बाकी बहुत सारी चीजों पर मुझे जवाब देने हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है क्योंकि आपने आर्मी से टेक ओवर किया था, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं है। हमारे पास कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है, जिसपे आपने आर्मी टेक ओवर किया कोशिश की, उसको आप इंडिया का हिस्सा नहीं मानते। बलूचिस्तान के लोग, आप लोगों की दोनों तरफ तो सेम थिंकिंग है ना, वहां पे भी स्ट्रगल है, यहां पे भी स्ट्रगल है। जिसको आप स्ट्रगल बोलते हैं, जिसको हम स्ट्रगल बोलते हैं, जिसको बलूची स्ट्रगल बोलते हैं, तो वाई नॉट दिस? आप ये जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं ये बलूचिस्तान के लिए बोलिए, आपकी गवर्नमेंट को कुछ समझ में आएगा, राइट। अब आते हैं, आर्म स्ट्रगल भी खत्म हो गया, आपका पीसफुल रेजोल्यूशन आप चाहते हैं, बहुत बढ़िया। आपके मिनिस्टर बोलते हैं कि पुलवामा वाज अ सक्सेस, उसके बाद आप पीसफुल हैं, बहुत बढ़िया। इंडिया ने स्टार्टिंग से बोला कि भाई टेरर नहीं आना चाहिए, हम बात कर लेंगे। टेरर आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है, हमारे अब 10 साल होने वाले हैं। पिछली आप मोदी को ही गाली दे रहे हैं, मोदी से पहले मनमोहन सिंह कौन सा बात कर रहे थे, उन्होंने भी तो यही बोला था, ठीक है। अब इससे बात करते हैं। आपने ये बोला कि मैं बोल रहा हूं कि ओआईसी कुछ नहीं कर पाई। सर ओआईसी कुछ नहीं कर पाई नहीं, ओआईसी ने कुछ किया नहीं, ओआईसी आपके साथ नहीं थी ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बड़े मेंबर्स आपके साथ, एक चाइना छोड़ के कोई आपके साथ नहीं था। आप एक पार्लियामेंट के डिस्कशन को लेकर के खुश हो रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक भी मेंबर आपके साथ नहीं था। अब आपने एक सेंटेंस बड़ा अच्छा बोला, क्योंकि आप कश्मीर तहरीक कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, तो आपने बोला पाकिस्तान किसी भी सूरत में कश्मीर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आप पाकिस्तान तहरीक कश्मीर के हैं या पाकिस्तान तहरीक के हैं या कश्मीर के हैं? तो आप पाकिस्तान का स्टैंड क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, आप पाकिस्तान का स्टैंड क्यों बोल रहे हैं? इस वजह से कि आप ये समझें कि हम कश्मीरियों को जुल्म सितम का निशाना बनाते रहेंगे और बरतानिया की पार्लियामेंट जो भी कश्मीरी कर रहे हैं तो हम इस तहरीक को दबा लेंगे। तो आप ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा, और एक ही तो मजबूत कंट्री है जो कश्मीरियों के जो इस राइट को मान रहा है। और ये दुनिया में देखें, जब इंडिया जाता है तो इंडिया ये कहता है देयर इज नो, वो इंडिया कहता है कि कोई भी वहां पर डिस्प्यूट है ही नहीं है कश्मीर का, और पाकिस्तान कहता है कि डिस्प्यूट है कश्मीर का, और कश्मीर का डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जो ना हल होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आंसर खत्म हुआ नहीं था, हमारी स्ट्रेंथ है। चले राजा साहब, मेरा आंसर अभी खत्म नहीं होता। आप बोल रहे हैं एक ही मजबूत कंट्री है जो कि आपके साथ है, आपने मान लिया कि एक ही मजबूत कंट्री है और कोई मजबूत कंट्री आपके साथ नहीं है, ये आप मान रहे हैं? जो वाज़ेह करता हूं आपको, मैं वजाहत करता हूं इसकी। मैं पहले एक बार सारे इतने सारे आपने बोले वो सारे तो खत्म करूं, पहले तो इस पे ही डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। हाँ साहब जल्दी से प्लीज 1 मिनट में कहें। अरे भाईजान जल्दी मैं कैसे कर दूं, क्योंकि 2 पाकिस्तानी पैनल है और वो 10-10 मिनट बोलते हैं, तो मेरे पास 20 मिनट का मसला बच जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया रोहित साहब, आपने कहा 2 क्या पाकिस्तानी पैनल ये अरे भाई एक मिनट, मान हेलो लिया कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा। चलें जी, बहुत एक मिनट, शुक्रिया आपका इस अरे बात पे। एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए। जो कश्मीरी ये बोल रहा हो कि भैया कश्मीर पे पाकिस्तान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, पाकिस्तान का हिस्सा है, तो मैं उसको पाकिस्तानी मानूंगा ना। और मैं पाकिस्तानी में कोई ये लीजिए, मैं ना अरे भाई साहब आपके सामने स्टेटमेंट आ गया, हम है पाकिस्तानी, सुन तो लीजिए कश्मीरी से आप हाँ अगर हम है पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ पाकिस्तान हमारा है, तो हमें कोई दो राय नहीं है। देखें एक मिनट, रोहित साहब, मैं तो आपको प्रसाद देने के लिए आने जा रहा हूँ इंडिया, जो आपने तो वो प्रसाद आप टेंशन मत लीजिए, आगे मैं आगे जवाब दे दूं आपको, आगे जवाब दे दूं आपको, डंडे में लपेट कर दफन किया जाता है। चले आप तो बस ऐसे कश्मीरी एक्टिविस्ट जो ये अपने आप को पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हो, उन एक्टिविस्ट की मैं राय नहीं मानता, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारे यहाँ कश्मीरीज हैं, हमारे यहाँ, एक मिनट, जस्ट मिनट सर, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, सुनो, लोग को बात करने दे, फिर वो कहेंगे कि जी मुझे बात नहीं करने दी, वो हाँ यार पाकिस्तानी, यस आई विल से इट इन द यूएन इवन, कि पाकिस्तानी मुझे बोलने नहीं देते। सुनिए, ऐसा है कि भाई हमारे पास भी कश्मीरी हैं, फारूक अब्दुल्ला हमारे पास हैं, वो भी बोलते हैं भारत माता की जय। वो कहते हैं कायदे आज़म के साथ नहीं मिले, वो उनकी गलती थी, अंदर किया है, आपने उन्हीं को अंदर किया, आपने महबूबा मुफ्ती को अंदर किया, उनका बयान सुने अब वो क्या कहती हैं। ये आपके लोग थे जिनको आप क्लेम कर रहे हैं। कहा था कि भाई साहब सर, अरे राजा साहब सुनिए, राजा साहब सुनिए, हमारी बात सच ऐसे राजा साहब आप मेरी एक बात साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इंडियन को नहीं बोलने देते। मेरा स्टैंड सुन लीजिए। हाँ, अब जहां तक बात आई कि भैया फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, महबूबा मुफ्ती बोलती है, और फारूक अब्दुल्ला ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, वो मेरे कश्मीर में खून बहा रहा है, ठीक है। अब आते हैं बात है, और जेल सुनिए, एक यार फिर वही आप मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाहर घूम नहीं सकता फारूक अब्दुल्ला। रोहित साहब, मिस्टर राजा, when you were speaking I was quiet, right now। फारूक अब्दुल्ला हमारी पार्लियामेंट में मेंबर हैं और हमारी पार्लियामेंट में आते हैं, घूम नहीं सकता नहीं, उनके बेटे यहाँ पे आते हैं दिल्ली, उनके बेटे 10 बार दिल्ली में आते हैं, मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। अब वो घूम नहीं सकता ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट लगती है, अभी लगी थी, तो वो आए थे। और फारूक अब्दुल्ला अगर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान मेरे कश्मीर में खून बहा रहा है, तो ही इज नॉट इम्यून टू एवरीथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्डर कर देंगे तो उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, ही इज लायबल टू इंडियन लॉ। लेकिन अब मैं आ रहा हूं आपने बोला राहुल नहीं जा पाए, भाई राहुल गांधी नहीं जा पाया, उसके बाद हम यूरोपियन यूनियन के लोग लेके गए, और आज when I'm talking to you, just a minute यार, फिर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना प्लीज। हाँ, when I'm talking, इससे एक हफ्ते पहले कश्मीर में एक हमारे जो सिंगर हैं, बॉलीवुड के सिंगर हैं, उनका बेटा अपने हनीमून पर कश्मीर गया हुआ था। कर्फ्यू लगा हुआ है, कौन जाता है जहां पे कर्फ्यू लगा होता है हनीमून पे? सारी दुनिया जा रही है, आपके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स नहीं पहुंच पा रहे। आपने जस्ट अ मिनट सर, आप जब आपको टाइम मिले तब बोलिएगा, व्हेन यू हैव अ टाइम यू स्पीक, राइट। हाँ, 20 मिनट हो गए। हाँ, क्या आप इतना डिस्टर्ब करेंगे तो फिर 20 ही मिनट होंगे ना यार। भाई जब आप इतना बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो 20 ही मिनट होंगे ना, 20 के 60 भी हो जाएंगे अगर आप बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे तो। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, इस वक्त आपकी एज अ नेशन, अगर हम बीजेपी माइंडसेट की बात करें, सभी डिस्टर्ब है, जो कुछ आपके साथ हो गया है। गुरुदेव अभी मैं कर रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। हैदर मूवी का जो साथ कश्मीरी लड़का जिसने काम किया था, बाद में उसने अपना मुजाहिदीन को ज्वाइन किया, वो भी तो बता देना कि वो आपके दरमियान रह के शोबिज में इंटर होके भी फिर भी उसने आपके खिलाफ इस वजह से हथियार उठाया कि उसने देखा कि ये मानने वाले नहीं है। जनाबे अली मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। हैदर मूवी की मैं बात क्यों करूं, आपके एयरफोर्स के ऑफिसर की बात करता हूं जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में था, है ना। सुनिए सर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में था, आप ही के कंट्री पे अटैक कर रहा था, एयरफोर्स का ऑफिसर था, नाम ढूंढ के बता दूंगा, या मैं अभी 2 मिनट दे दीजिए, मैं सर्च करके बता देता हूं, है ना। वो अटैक पेशावर अटैक में उसका नाम था, है ना। आप मुझे मत बताइए, वो मैं आपके एयरफोर्स के ऑफिसर थे। प्लीज 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 सर, प्लीज प्लीज। रोहित भाई 1 मिनट है,
दरअसल हो ये रहा है कि पिछले 10 मिनट से आप ही वो लगे हुए हैं, कभी आप उनको सवाल कर देते हैं, वो जब जवाब देने लग पड़ते हैं तो कहते हैं क्यों भाई बोल पड़े। एक तो मैं अपना खत्म करूं ना, मेरे पास एक मिनट मेरे पास अभी कितने पॉइंट्स हैं, मेरे पास अभी कितने पॉइंट्स हो रहे, सुनिए। ऐसे तो फिर वो नहीं, बात चलती नहीं है, मुझे थोड़ा आगे डिस्कशन को लेके जाने का, थोड़ी बोरिंग हो जाएगी बात। अब जो मर्जी मेरी बात, मैं आपके पास दोबारा आ जाता हूँ, मैं दोबारा आपके पास आ जाता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन को लाइवली करने के लिए मुझे आसम साहब को लेने दें, मैं फिर दोबारा आपके पास। ठीक है, आपका सवाल ही लेके जा रहा हूँ, आपका सवाल ही लेके जा रहा हूँ आसम साहब। उनको पता नहीं है कि बलोचिस्तान को कश्मीर से कैसे मिला देते हैं? क्या सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मिला देते हैं? क्या बलोचिस्तान के ऊपर यूएन रेजोल्यूशंस हैं? क्या बलोचिस्तान के ऊपर क्या कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आपके और हमारे दरमियान? क्या पाकिस्तान और भारत की कोई बलोचिस्तान के ऊपर जंग हुई है? जरा आसम साहब इनको जरा जवाब देना। इनको पता नहीं है कि बलोचिस्तान का इससे क्या ताल्लुक है, ये कश्मीर को इससे मिला देते हैं, ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने उस वक्त भी इनको इंटरप्ट किया था क्योंकि ये सवाल भी बहुत सारे छोड़ रहे थे, फिर उसके बाद काउंटर क्वेश्चन भी आ रहे थे। वो बाइक रामलीला अपनी जगह पे है जी। मैंने कहा वो हमेशा से जो एक कहानी, किस्से और वो तमाम बातें, जो कुछ झूठ का एक नैरेटिव चलता रहा, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। बलोचिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक जोग्राफियाई हिस्सा है, ना उस पर कोई यूएन रेजोल्यूशन है, ना वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वहां पर जो बीएलए, बीएसए और जो 11 ऑर्गेनाइजेशन को आप कुन्नड़ नूरिस्तान में ट्रेन करते हैं, जहां पे रॉ और मोसाद के लोग बैठ के फंडिंग करके, और हर बिहार को आप बैठ के स्विट्जरलैंड में फंडिंग करते हैं, वहां पे जो कि आपका अजीत दोवल जाके या आपका मोदी सरकार किले में लाल खड़े होके कहते हैं जी हम बलूचिस्तान को अलग करवाएंगे, तो भाई ये आपका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा और आप बड़े मुगालते में हैं। क्योंकि आपने कहा ना आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, तो हमारा टॉमी आप पकड़ के देखिए, आपका कुत्ता तो हमने पकड़ा हुआ है, खासतौर पर उसको तो पहले आप मानते नहीं थे। उस टॉमी या उस कुत्ते के बारे में हम क्या कहें जिसका नाम कुलभूषण यादव है। वहां पे कश्मीर में कोई कुलभूषण यादव या कोई कर्नल पाकिस्तान का नहीं पकड़ा गया, ठीक है। आप कश्मीर की मूवमेंट को और बलोचिस्तान के डायनामिक्स को आप कहते हैं हमारे फौजियों पे हमले होते हैं, जीता जागता दहशतगर्दी का सबूत हमने आपको दे दिया। उससे बढ़ के आप क्या क्या रह जाता है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहे हैं। एक रियासत के अंदर, एक मुल्क के अंदर, अपने पड़ोसियों के अंदर आपने जो हाल किया हुआ है। मैंने तो आपको इस रीजन के डायनामिक्स आपको बता दिए थे। आप बलूचिस्तान का तस्करा करते हैं, आपको तो फिर ज्योग्राफियाई लिहाज से तारीख को पढ़ना चाहिए मेरे भाई। आप माशाल्लाह सीनियर सहाफी भी हैं, सब कुछ आपको मालूम है। आपकी एक फौज की, रॉ की, बीजेपी के नैरेटिव और एक बलूचिस्तान बलूचिस्तान बलूचिस्तान, उसके अंदर जो कुछ निकल के सामने आया वो निकल के आया कुलभूषण यादव, जिसको सुषमा स्वराज साहिबा पहले तो मानती नहीं थी, उसके बाद उन्होंने कहा ये तो हमारा बेटा है। फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए, वहां पे आप पे स्टैंप लगी कि वो दहशतगर्द था, यानी कि आपने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म किया हुआ। उसके बाद आपका अभी जो हमने डोजियर दिया है, उसके अंदर अपने रॉ के ऑफिसर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लें, और जो कुछ आप लोग फाइनेंशियल बिल्कुल ट्रेल आ रही है उसको कैसे डिनाई कर रहे हैं आप। और वो तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और तमाम चीजें आपके पास शवाहिद पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। तो भाई बलूचिस्तान और कश्मीर बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप किसको कहां से मिला रहे हैं? वहां पे दहशतगर्दी है, उसको और फ्रीडम फाइटर बनाते हैं। और कश्मीर का जो कि पूरी दुनिया में डिस्प्यूटेड है, रेजोल्यूशंस पास हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा हुआ है, तो उसको आप कह रहे हैं कि जी वो बलूचिस्तान है। तो भाई खुदा का खौफ करें, इसके ऊपर इस तरह तो मत कीजिए कि आप बिल्कुल ही हकायक को मस्त कर दें। और दुनिया बेवकूफ नहीं है, आपकी बातों को इस तरह तस्लीम नहीं कर सकती। और जहां तक आप बात करते हैं ना एक्सेशन ऑफ सर्टिफिकेट, जो टूल आपने कहा हुआ, वो सारा झूठा साबित हो चुका हुआ है। वो गन पॉइंट के ऊपर अगर आप डोगरा से या उसकी मर्जी के खिलाफ, अवाम की मर्जी के खिलाफ वहां पे आप जो कुछ कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, आप वहां पे डेमोग्राफिक चेंज क्यों कर रहे हैं? आपने जो वहां पे डोमिसाइल का लॉ बनाया वो क्यों बनाया? उसके बाद आप पंडित कॉलोनी बना रहे हैं, आप सैनिक कॉलोनी बना रहे हैं, आप वादी में तो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने चले जम्मू में जो कुछ किया वो भी सामने आ जाएगा, तो खुल के आ जाओ ना भाई, वहां पे पब्लिसाइड करने दो। आपके जो जवाहरलाल नेहरू असेंबली में खड़े होकर बोल के गए, आप उसको भी डिनाई करते हैं। आप उसी एक्सेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो टूल था, एग्रीमेंट था, जिसकी बुनियाद पे आप बोलते सब कुछ नेट पे पड़ा हुआ है, उसी को वो कर रहे हैं, उसकी भी पामाली कर रहे हैं, अपने आइन की भी पामाली कर रहे हैं। तो भाई एक्सप्रेस इंडिया ने जो कुछ लिख दिया है ना मोदी के बारे में, अब वो खुद भी पढ़ ले, वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। वॉशिंगटन पोस्ट में क्या लिखा जा रहा है, गार्जियन में क्या लिखा जा रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स में क्या लिखा जा रहा है, ईयू डिसइंफो लैब में क्या लिख कर आया, ये तमाम चीजें पाकिस्तान नहीं बना रहा। आप कहें जी पाकिस्तान बैग्ड, पाकिस्तान बैग्ड, पहले 15 साल बैग्ड आपकी तरफ से था।
जिस तरह इसराइल और आप लोगों ने मिलके सबसे बड़ा आपने हेजमोनिक अप्रोच के साथ एक डायस्पोरा क्रिएट किया, सबसे ज्यादा लॉबिंग में पैसा क्रिएट किया, वो आपका 15 साल की कोशिशें और सारा कच्चा जट्टा जो खुल के सामने आ गया। और दूसरी बात मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे करने लगा हूं, भाई ने जो कहा ना राजा साहब ने कि पाकिस्तान जैसा मुल्क खड़ा हुआ है, एग्जैक्टली आपका जो गुरु है ना वो इसराइल है, और इसराइल समझ रहा था, आपने कहा जिस तरह फलस्तीन के साथ हमने कर लिया, अरब ममालिक तो बिल्कुल उसके नीचे साथ लग गए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान एक खुशनसीबी है कश्मीर की कि पाकिस्तान जैसी रियासत और एक ताकतवर रियासत खड़ी है जो कि अजाइम को आपके पूरा नहीं होने दे रही, और ये हो भी नहीं सकता पूरा। ये वो तमाम चीजें हैं जिसके आप अगर ब्रैकेट के अंदर पढ़ें या गौर करें, क्योंकि मैं तो हैरान हूं रोहित साहब, आप हमारे सहाफी दोस्त हैं, आपको भी तालीम और मुताला करने का बिल्कुल अक्सर आप करते होंगे, लेकिन आपने ये जो बलूचिस्तान के साथ इसको रिलेट किया, मेरे लिए तो ये हंसने का मुकाम है, देखने वालों के लिए भी हंसने का मुकाम है। मैं एक और बात करना चाहूंगा, जो कश्मीर की मूवमेंट में आप कह रहे हैं ना फ्रीडम फाइटर, आप वहां पे जो फुटबॉलर को मार रहे हैं, आप वहां पर जो जिस तरह उनके अफजल गुरु को आपने फांसी चढ़ाई, आपकी सुप्रीम कोर्ट तक के ऊपर कंप्रोमाइज होने के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में लिखा जा रहा है कि वो जिस तरह की फैसले कर रही है वो कोई अदलिया नहीं है, वो रॉ मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। बाबरी मस्जिद का फैसला, अफजल गुरु का फैसला, तमाम तारीख में आ चुका है। रोहित साहब दो काइंडली फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, इतनी लंबी वो बातें हो गई हैं, मैं चाहता हूं इसको कंक्लूड करूं, 1 घंटे से ज्यादा ना शो, हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम 14-15 मिनट रह गए जी। हाँ, तो मैं इतनी जल्दी क्योंकि इतना लंबा कुछ बोला और मैं जिस पे हर एक पे जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज मैं उनको बोलूंगा, अफजल गुरु को फांसी नहीं चढ़ाया गया था, सॉरी इसको क्या नाम आपने उसने पता बोला था, बुरहान वानी, आपने बोला बुरहान वानी को फांसी चढ़ाया गया, बुरहान वानी को नहीं आपने बोला। हाँ, तो अफजल गुरु को फांसी चढ़ाया गया था, मैं अफजल गुरु फांसी चढ़ाया गया था, मैं उसका भी आता हूँ, ठीक है। अब एक्सक्यूज मी, अब मेरा टाइम है ना, मैं चुप सुन रहा था ना। रोहित साहब को बोलने दे प्लीज, चलें। जब आप बोल रहे थे ना, अच्छा, आपका फैक्ट फाइंडिंग कमीशन आपने पिछली बार कोट किया था, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को रोका किसी ने नहीं है। यहाँ जर्नलिस्ट आ रहे हैं, यही सईद साहब ने बोला कि तब से वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है, वहां पे अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी रिपोर्ट कर रही है, तो और दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं, ये सईद साहब ने बोला, राइट। अगर ये सब रिपोर्ट कर सकते हैं कश्मीर से, इसका मतलब वहां पे जर्नलिस्ट हैं, वहां पे जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करते हैं, और वो करते हैं, तो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को क्या प्रॉब्लम है? जब जर्नलिस्ट जा सकते हैं तो वो तो यूएन का होगा, वो भी आ सकता है ना, प्रॉब्लम क्या है? तो एक चीज, दूसरी चीज, अभी इन्होंने बोला कि महबूबा मुफ्ती को हमने लास्ट डे जेल में डाल दिया। भाई, महबूबा मुफ्ती को हमने लास्ट डे डाला था, लास्ट डे, बाकी दिन वो कैंपेन कर रही थी, राइट। एथनिक क्लेंजिंग का आपने पिछली बार कोट किया, एथनिक क्लेंजिंग, ये एथनिक क्लेंजिंग और ये जेनोसाइड जो वर्ड है ना, इसी की वजह से इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया। कोई एथनिक क्लेंजिंग होती तो पता लगती। आप ही के हिसाब से तो बहुत सारी वहां पे वो बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा सब है ना, कोई एथनिक क्लेंजिंग रिपोर्ट हुई है? बस ही पाकिस्तानी झूठ। ह्यूमन राइट कमीशन में हुआ ना रिपोर्ट। डेबे अब्राहम जब गई थी, आपने उसको वहां दिल्ली एयरपोर्ट पर जा ही नहीं रही। राजा साहब, आपने जो राजा साहब फिर आपको उसके बाद आपको बारी आएगी जी। रोहित भाई, जब आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला था, मैं भी बीच में आपको टोक सकता था जब आप इतने झूठ बोल रहे थे। आप एथनिक क्लेंजिंग बोल रहे थे, आप ये बोल रहे थे वहां पे लोगों को मार दिया जाता है, आप ये बोल रहे थे वहां कर्फ्यू लगा है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, मैं चुपचाप लिखता रहा जवाब देने के लिए। और जब ये सईद साहब बोल रहे थे तब भी मैं चुपचाप लिख रहा था, मेरे पास सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। बोले ठीक है ना, तो एक डिसेंसी होती है ना यार। अब बीजेपी, इन्होंने बोला बीजेपी यूज कर रही है पार्लियामेंट को। यार बीजेपी क्या यूज कर रही है पार्लियामेंट को? बीजेपी जो कर रही है वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंडियन न्यूज़पेपर्स बोले, कोई बोले, उसमें हम कोई नहीं। ठीक है, मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि एंटायर वर्ल्ड क्या कर रही है। ईयू मेंबर्स को फेक प्लेस पे ले जाया गया। अरे यार एक बात बताओ, ईयू मेंबर्स ने क्या बोला? हम कश्मीर गए थे और कश्मीर की बात थी, तो फेक प्लेस क्या ले गए उनको? हम दार्जिलिंग ले गए थे क्या, या श्रीलंका ले गए थे? कश्मीर गए, घूमे आराम से, उन्होंने आके रिपोर्ट दी कि हम गए, ठीक है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी। अब हम फेक प्लेस भाई, हम तो ये बालाकोट स्ट्राइक थोड़ी है कि कहीं पे स्ट्राइक हुई और पे दरख्त दिखाते हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं।
आपने बोला प्रोटेस्ट आउटसाइड हाउडी मोदी। भाई हाउडी मोदी के बाहर प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें गड़बड़ क्या है? प्रोटेस्ट तो कोई भी कर सकता है। आप बलूचिस्तान के फेवर में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो देखिए आपने, वो भी कर रहे हैं ना लोग, वो नहीं दिखते आपको। फिर वही वाली कहानी। किसको मिला रहे हो मेरे भाई? एक मिनट ठहरे, एक मिनट चीमा साहब आप टाइम देखें कि मेरे को आधा घंटा बोले, हम तो 5-6 मिनट पहले बोले थे। आप नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। जी जी भाई साहब, जो आपने बोला है वही जवाब दे रहा हूं ना, तो मैं कोई अपनी फैमिली का रिश्ता तो बता नहीं रहा। सुनिए ना, आपने बोला इंडिया आइसोलेट हो चुका है, तो सर आपको बताऊं, आपका सबसे अच्छा दोस्त यूएई, उसने आपके वीजा कैंसिल कर दिए। चाइना आपके एक कंट्री ने आपका प्लेन रख लिया, आप नहीं बोलेंगे प्लीज, एक कंट्री ने आपका प्लेन रख लिया। एक कंट्री सऊदी अरेबिया, वो आपके आर्मी चीफ से मिलने से मना कर दिया, आपसे पैसा वापस मांग लिया। ठीक है, इंडिया को ये सारे कंट्रीज अवार्ड दे रहे हैं, मोदी को, तो रिलेशंस किसके खराब हुए? नेपाल बहुत अच्छा दोस्त है भाई हमारा, श्रीलंका, बांग्लादेश ने तो अभी अभी एक हफ्ते पहले आपसे माफी मांगने के लिए बोला 71 के एट्रोसिटीज के लिए। अफगानिस्तान हमारा कितना अच्छा दोस्त है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब आते हैं अमेरिका आप रिक्वेस्ट करते रहे वजीर आज़म मिले। सर आप लिख ले, सर आप लिख ले, जब मैं जवाब दे रहा हूं आप लिख ले। जब आप जवाब दे रहे थे, जब आप जवाब दे रहे थे, जब आप बोल रहे थे मैं लिख रहा था। यार एटलीस्ट सुन ले, मेरी बात सुने। 5 मिनट आपको पूरे, आपने 46 में शुरू किया था, 51 हो गया, आपको डिस्टर्बेंस 40 सेकंड की हुई होगी, बाकी आप ही बोल रहे हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड प्लीज। हाँ नहीं, अभी सुने, अरे अभी 6-7, एक मिनट यार, एक मिनट, अभी 6-7 पॉइंट्स बाकी हैं। मैं आप बोल रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ सारे पॉइंट्स, मैं आप सीधे आ जाता हूँ कि कश्मीर की बात पे। आप कश्मीर पे आ जाते हैं, आप कश्मीर पे आ जाते हैं। फाइनल आंसर मैंने सारे छोड़ दिया आपके कहने पे। ये टेरर कैंप बोला था, बलूचिस्तान पे जंग हुई, आपने बोला कि कश्मीर पे जंग हो चुकी, तो भैया कहीं ताइवान पे जंग हुई, ताइवान पे कोई रेजोल्यूशन है, लेकिन ताइवान डिस्प्यूटेड है ना, तो आप ये भी नहीं बोल सकते बलूचिस्तान भी डिस्प्यूटेड है। आप भले ही ना माने, जैसे हम कश्मीर, आप प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। हाँ, तो जैसे आप कश्मीर को डिस्प्यूटेड बोलते हैं, वैसे हम बलूचिस्तान को बोलते हैं। अब आता हूं मैं उस पर कि भाई साहब कश्मीर में आपको पता है क्या हुआ था? 1992 19 जनवरी में सईद साहब ने बोला कि हम वहां पे पंडितों की कॉलोनी बसा रहे हैं। पंडितों के साथ क्या किया था? वहां से 10 लाख कश्मीरी रात में भागे थे, आप कश्मीर तहरीक कश्मीर के प्रेसिडेंट साहब। और रात में मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप सारे के सारे कश्मीरी पंडित हिंदू यहां से भाग जाओ और अपनी लेडीज को छोड़ के जाओ, यहाँ पे हम रहेंगे उनके साथ। मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुई थी। ये आपकी कश्मीरियत, ये आपकी इंसानियत। अब वो अनाउंसमेंट कैसे हुई? आपने उसमें ये यूएन बोल चुका है, ये और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बोल चुकी हैं। आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो वी विल नॉट अलाउ यू दिस थिंग। आप वहां पे कश्मीर को इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान उसको हड़पना चाहता है, सॉरी नहीं होगा। पाकिस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है। हजारा के साथ क्या हुआ, बलूचियों के साथ क्या हो रहा है, सब जानते हैं। गलत क्या कर रहे हैं? आपका मिजोरम में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है मेरे भाई? उसे छोड़ दीजिए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आप अपने मुल्क को देखो जो ऑलरेडी आपका मोदी गोरबाचौफ बन गया हुआ है इंडिया के लिए। आपकी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुकी है। आएंगे, जवाब दे दूं इसका भी क्या? राजा साहब के पास सुने रोहित भाई, आप पूरे 7 मिनट बोले हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं इंप्रेशन नहीं देना चाहता, आप पूरे 7 मिनट बोले हैं। राजा फेम क्या नहीं सब, मैं कंक्लूड करने लगा उस शो को, बिल्कुल कंक्लूड करने लगा। राजा साहब आप क्या बताएंगे? देखें ये जो बातें रोहित भाई कर रहे हैं, आप इससे किस तरह इसको रिबटल करना चाहेंगे और क्या जवाब देना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल है आपसे। देखें कि 100+ चैनल्स इंडिया में होंगे, उसके बावजूद इनको झूठ का सहारा लेने के लिए 750 मीडिया आउटलेट्स खोलने पड़े दुनिया के अंदर, ताकि अपने झूठ को सेल कर सकें और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और मसला कश्मीर को काउंटर करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट में और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर उन्होंने किया। और जो एनजीओस, जो यूएन एक्रीडेटेड एनजीओस थी 10 से ज्यादा, तो इनके डायरेक्ट इसके जो कर दिया ग्रुप, अच्छा, तो मैं समझता हूं कि अब इंडिया का झूठ एक्सपोज हो चुका है। अब इंडिया जो अपने आप को डिजिटल इंडिया बॉलीवुड के प्रोपेगेंडे के जरिए प्रेजेंट करता था, अब वो पता चल गया कि वो डिजिटल इंडिया कैसा इंडिया, कि कश्मीर में वो कितना जुल्म सितम कर रहा है।
वो पंजाब के अंदर सिखों के साथ क्या कर रहा है, नक्सलाइट्स के साथ क्या कर रहा है, ये असम हो, छत्तीसगढ़, जितने भी अब इलाके आप देखें। और जहां तक ये बांग्लादेश की बात करते हैं, आज भी बांग्लादेश में दो कौमी नजरिया जिंदा है, वरना वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल एक हो जाए ना बांग्लादेश की बुनियाद, बंगालियों की बुनियाद के ऊपर, आज भी आपके साथ तो रह नहीं पाया। आप मुसलमान होके मुसलमान को रख नहीं पाए, आप हमें बताएंगे? वो जो साजिश, बांग्लादेश आप कितने मर्डर रेप किए थे आपको पता है? हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट में लिखा है। नहीं, कितने किए थे आपको भी पता है? आप मुसलमान होके मुसलमान आपके साथ नहीं रह पाया बांग्लादेश, आप हमें बताएंगे? अच्छा रोहित साहब, आप भी अब टोक रहे हैं, देखे ना आखिरी प्रॉम में। हाँ, तो अब आपको समझ में आया? अब आपको समझ में आया कितना खराब लगता है जब कोई टोकता है? हम बता रहे थे शेख अब्दुल्ला की औलाद को और महबूबा मुफ्ती को भी कि आप ये कभी भी आप इनके साथ नहीं रह सकते, और इंडिया के मुसलमानों को भी ये बताया था कि आप अपनी वफादारियां बताते बताते इस आरएसएस माइंड के सामने थक जाएंगे कि किसी सूरत में आपको स्पेस नहीं देंगे। और एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा, ये बोल चुके देखिए, एक मिनट बोलिए। एमपी आपने फार राइट्स एमपी लेके गए थे जो यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ फेमस थे, वो कि वो हमेशा वो समझते थे कि ये मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है, तो इसके लिए वो राजी हुए। तो एक एमपी ने जब जो वो भी फार राइट ग्रुप का, उसने सिर्फ एक ये डिमांड रखी कि मैं जाऊंगा जरूर कश्मीर में, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। उसने कहा कि मैं यकीनन। अच्छा एक मिनट राजा साहब, एक मिनट आप ओपन एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन यूनाइटेड नेशन के क्यों रिफ्यूज किया? जब यूनाइटेड नेशन के रिपोर्टर्स ने 4 खत लिखे हैं आपको, 4 इंडिया की गवर्नमेंट को, आप उनका जवाब दें ना। अगर आप बहुत इंसानी हकूक के चैंपियन हैं और आप अपने आप को डिबेट के शुरू में इन्होंने कहा था कि हिटलर को अगर रास्ता मिल जाता, अगर समंदर ना होता तो आज बर्तानिया ना होता, क्योंकि ये आरएसएस माइंडसेट है। आरएसएस के जो लिटरेचर में लिखा गया है कि जो हिटलर इज आइडियल लीडर, और ये आरएसएस ने इसको प्रेज किया हुआ है अपने लिटरेचर के अंदर। ये रोहित साहब इसको कंडेम नहीं कर सकते। आज ये माइंडसेट आज देखें, आज वो जर्नलिज्म में भी चला गया, आज सियासतदानों में भी चला गया। एक मिनट में प्लीज, एक मिनट है प्लीज। रोहित साहब, जो इंडिया टूटेगा, बहुत जल्द टूटेगा और इन्हीं लोगों की वजह से टूटेगा। एक जो मैंने कहा ना कि इनका एक नैरेटिव है, उसको सारी चीजों को जो अच्छा हाफ हाफ मीठा मीठा, हाफ हाफ कड़वा कड़वा, थू थू, सच को मानने से इनकार करते रहेंगे। रोहित साहब, अदब से अगर आपका ताल्लुक हो तो लखनऊ और दिल्ली के दरमियान ये अदब का हिस्सा है जो मैं बयान करने जा रहा हूं। इस कथन के अंदर 2 शेर लखनऊ वालों के और 2 दिल्ली वालों के हैं। मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये अदब का हिस्सा, बेशक पढ़ लीजिएगा इसको आप। लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को खत लिखा था, दिल्ली वालों ने लखनऊ वालों को, कि मखमल पे चले तो पांव छिले जाते हैं, केला खाए तो दांत हिले जाते हैं। तो जिस पे लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को जवाब दिया था, सुना है कि दिल्ली में उल्लू के पट्टे रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। ये अदब का हिस्सा है, मैं आपको बता रहा हूं। आज ये चीज मजदर हो रही है कि हम जो भी हकाइक दें, जो भी चीज दुनिया आपको बोलेगी, आप उसको नेगेट करेंगे, तो भाई फिर इसका तो हल ही खत्म हो जाता है। जी ठीक है। रोहित भाई, आप क्योंकि गेस्ट हैं हमारे, तो मैं चाहता हूँ आप आखिरी मिनट काइंडली इसको सिर्फ जस्ट 1 मिनट प्लीज। जी, अगर ये दोनों मुझे डिस्टर्ब ना करे तो। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे को 2-3 चीजों के जवाब दे। इन्होंने बोला कि इन्होंने पाकिस्तान ने हमारा एक कुत्ता पकड़ लिया, आपके कई कुत्ते मार चुके हैं यहाँ पे। एक अजमल का साहब भी आया था, फांसी पे लटका दिया था। भाई स्टेट टेररिज्म, फिर डिस्टर्ब किया, फिर डिस्टर्ब किया, फिर आपने डिस्टर्ब किया, फिर डिस्टर्ब किया आपने। नहीं, आपने बोला यार ऐसे नहीं होता है, प्लीज आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अजमल का साहब बिरयानी भी आने आया था मेरे, जब कमांडर था वो आपने खाया था नेपाल से, आज वो भी कई खुल रहे हैं। यार एक मिनट सुनिए, ऐसे डिस्कशन होते हो तो भैया ऐसे डिस्कशन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपकी सुने, रोहित साहब को सुन ले आखिरी 30 सेकंड। जी, आपकी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुकी है, आपका मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुका है, आपका प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुका है कि हाउ कैन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है, हाउ कैन वी अलाउ पीपल फ्रॉम हियर टू। यार अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। लिसन मिस्टर सईद,
अगर आप पढ़े लिखे और तमीजदार आदमी है तो मेरे को डिस्टर्ब ना करें, मैं भी ऐसी था ना, मैं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था ना। तमीजदार वाली करें ना, गलत रिलेट कर रहे हैं आप, तारीख को मस्त कर रहे हैं। अरे यार मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ जिसमें आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम यहाँ से कैसे अलाउ कर सकते हैं लोगों को जाके और वहां पे बॉम्बे में 200 लोगों को मार दें। तो नेहरू को आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला हुआ, आप डिस्कस करें। सुनिए मिस्टर सईद साहब लिसन, थोड़ा सा तहजीब यार, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना यार, यही तो फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में, तहजीब का। और जो आप वो बोल रहे थे, हाँ यही तो फर्क है। ये डिस्टर्ब, लिसन, पाकिस्तान में पढ़े लिखे भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। मैंने तो नहीं किया, मैंने तो डिस्टर्ब, अरे आपने भी 10 चीजें झूठ बोली, मैं तो चुप था ना, मैंने कहा मैं बाद में जवाब दूंगा जब मेरा मौका आएगा। चले आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आते हैं, एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, सॉरी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अब जहां तक बात की इन्होंने कि हमने चाइना को चू भी नहीं बोली। आपको पता है लेटेस्ट डेवलपमेंट, चाइना बॉर्डर पे 10,000 ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए उसने, अभी पढ़िए, 1 हफ्ते पहले की खबर है। और चाइना ने माना है, आप है, इंडिया वहां पे मिसाइल ले गया, इंडिया वहां पे बोफोर्स ले गया। इंडिया डर रहा है किसी से? डर रहा होता तो बताइए। अच्छा, आपने बोला मुझे कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, भाई ये तो क्लियर है कि अगर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर तो बलूची भी फ्रीडम फाइटर है, इससे आगे हम। और डोजियर, आपने 1 मिनट जस्ट मिनट, आपने डोजियर दिया था, आपने बोला डोजियर दिया हमने आपके खिलाफ, उस पर एक्शन किसने लिया? किसी भी कंट्री ने एक भी स्टेटमेंट दिया उस पर? जस्ट मिनट, फाइनल 30 सेकेंड, किसी भी एक फाइनल 30 सेकेंड प्लीज चीमा साहब फाइनल 30 सेकेंड्स। किसी भी कंट्री ने उस पर रिएक्शन नहीं दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएन ने कोई रिएक्शन, आपके डोजियर को कूड़े में डाल दिया, किसी ने नहीं पूछा। और फाइनली इन्होंने बोला, लिसन, फाइनली, एक मिनट, फाइनल 10 सेकेंड्स, फाइनली ये राजा साहब ने बोला कि भाई इंडिया में कश्मीरी मुसलमान खुश नहीं रह पाएगा, वहां परेशान रहेगा आपके साथ। आपका मुसलमान बांग्लादेश आपसे अलग हो गया, आपने वहां रेप किए, मर्डर किए, आपके यहाँ हाजरा मारे जाते हैं, हजारा, आपके यहाँ बलूची मारे जाते हैं, आपके यहाँ आप या फिर बीच में बोले, फिर आप बीच में बोले, नो, फिर बीच में बोलना अलाउड नहीं है, सॉरी, आप बीच में नहीं बोल सकते। आपके यहाँ मुसलमान नहीं रह सकते, इस्लामिक कंट्री में मुसलमान मारे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत टाइम मिला है, रोहित साहब, लेकिन ये जो है ना रोहित साहब 1 घंटा लेट है, जिस तरह वहां पर इंडिया में ट्रेनें लेट होती है ना, इन्होंने चू वाला लफ्ज बोला था शुरू में सईद साहब ने, इन्होंने 1 घंटे, आपने जवाब कहाँ देने दिया? भाई देखो, एक चीज, आप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लिसन, आप डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज कि आप लोगों ने मुझे जवाब नहीं देने दिया, ठीक है, मैं जवाब दे रहा था, तो आप अब एक मिनट, चीमा साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने शुरू वाले लफ्ज को अभी बोला, आप क्या चाहते हैं? आप मानते भी हैं, आप बात भी नहीं कर रहे। मैंने टाइम दिया, बहुत टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। चीमा साहब सुनिए, सुन ले यार, सुन ले प्लीज, मेरी सुन ले, मैं तो बोल ही नहीं। देखें, मेरा था कि बात हो सके अच्छे तरीके से, उन्होंने इल्जाम लगाए, आपने भी इल्जाम लगा दिए, कंस्ट्रक्टिव बहस नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, बट एनी हाउ थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू थ्री फॉर योर टाइम, आई एम रियली ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया बनी। रोहित भाई सॉरी, अब नहीं, बहुत हो चुकी। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें अगर एक पाकिस्तानी 10 मिनट बोल रहा है, दूसरा 10 मिनट बोल रहा है, तो मुझे 20 मिनट चाहिए ना जवाब देने के लिए। यही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। चले, इसमें वो आ गया, मेरा लेनी हो। ओके, डन।